लायक हो और सभी को गौरवान्वित कर सकूं, ऐसी आप लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और टारगेट बोर्ड का परिवार आप सभी के साथ हमेशा ऐसे ही तैयार है, आपके साथ काम करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए और आपको बिहार का सबसे बेस्ट एजुकेशन देने के लिए। प्यारे बच्चों, हम सभी लोग बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा जो है 2025 में, जो उससे रिलेटेड फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 3 है, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर जो है वो 12 लेक्चर नंबर है। और सेल का विद्युत वाहक बल आज हम लोग इसमें आज सीखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या है, डेली हम लोग एक लेक्चर में किसी एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। जैसे कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, वर्क कैसे करता है, उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स में। उन सभी बातों के बारे में कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था। और मैंने यह भी कहा था कि इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना अवश्य होती है। ऑब्जेक्टिव तो बन ही सकता है, इसलिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब कोई बच्चा कहेगा कि 1 सर नंबर का है तो क्यों पढ़ें, अभी तो बाद में भी पढ़ लेंगे। नहीं, हमें 70 में 70 अर्थात या कह लो 100 में 100 का टारगेट करना है। ठीक है, 70 में 70 कहो या 100 में 100 कहो, हम लोगों को यह प्रयास करना है। तो इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी और कहीं से भी एक प्रश्न को नहीं छोड़ना है। तो सभी का स्वागत करता हूं आज की शानदार और मजेदार दमदार क्लास में। नमस्तुभ्यम मेरे प्रिय साथियों, मेरे छोटे भाई बहनों, स्वागत करता हूं आप सभी का। राधे राधे, जय श्री राम, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्द से जल्द क्लास में जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। अब क्लास को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे तो विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोगों ने आज इसको डिस्कस करना है। और कल के वीडियो लेक्चर में जो कार्बन प्रतिरोध हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट में मैंने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया था, उससे रिलेटेड एक और जल्दी से आज न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसी से रिलेटेड, ताकि रिवाइज हो जाए। और फिर हम लोग सेल से संबंधित जो विद्युत वाहक बल होता है, जिसे इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स बोलते हैं, उसके बारे में बोलेंगे, या शॉर्टकट में ईएमएफ होता है, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल थॉट, और इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये आप सभी को सोते समय में भी अगर याद आ जाए तो बोल देना, सोते में भी सपने में भी बोलना। अभी तो जमी पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। अभी तो जमी पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। और बिहार का अब हर बच्चा कहता है, बिहार का अब हर बच्चा कहता है, हम भी टारगेट बोर्ड से ही पढ़ेंगे। अभी तो जमी पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। अभी तो जमी पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। और बिहार का अब हर बच्चा कहता है, हम भी टारगेट बोर्ड से ही पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आप सभी का प्यार और विश्वास है जो टारगेट बोर्ड को इतना लोग पसंद करते हैं। बिहार के कोने कोने में अभी प्रिंस सर जब गए हुए थे, गांवों में गए अपने टॉपर्स से मिलने, और ऐसे भी कई बच्चों से मुलाकात होती रही जो नजदीक का था, उनसे भी मिलने पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चों के द्वारा प्रेम मिला, जो अभिभावकों के द्वारा स्नेह मिला, वो वाकई में काबिले तारीफ था। उसकी प्रशंसा जितनी की जाए उसके लिए शब्द बयान नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो सम्मान ही एक ऐसा धन है जिसके लिए व्यक्ति तरसता है। ये कमाया नहीं जा सकता, इसे निभाया जाता है। इसे कमाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ सहयोग करना पड़ता है प्यारे बच्चों। और आप सभी के द्वारा जो प्रेम और स्नेह दिया जाता है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है टारगेट बोर्ड के लिए, जिसका विश्वास आप सभी पर बहुत अच्छे से बना हुआ है। और आगे भी बनाए रखिएगा प्यारे बच्चों। आप सभी के साथ पूरी टारगेट बोर्ड की फैकल्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सारे टीचर्स अपने आप से इतना बेहतर कर रहे हैं कि आपको खुद लगता होगा कि हाँ सर, कंटेंट में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, एक चीज और, अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको सुधार करें। टीचर्स सारे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। कहीं अगर मिस्टेक है तो उसको टीचर्स तो सुधार करते ही हैं, उनको तो पता होता है कि हमें हजारों बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन आप अगर कहीं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, उसको जरूर देखें प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोगों को 95% अंक, 90% अंक, 95% अंक से अधिक प्यारे बच्चों प्राप्त करना है। और इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी हो। ऐसा नहीं है कि सभी टॉपर, मैं टॉपर के लिए ही नहीं कहूंगा कि टॉपर बनो, जो टॉपर नहीं बने क्या वो बेकार है, नहीं, उनमें भी टैलेंट और काबिलियत कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन आपको मेहनत करनी है प्यारे बच्चों अधिकतम अंकों के लिए। चलिए तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने कार्बन प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। मैंने ये बात समझाई थी कि जो प्रतिरोध होता है वो 2 प्रकार का होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है। क्या आप लोग इतनी बातें सीख पाए थे? जो प्रतिरोध होता है, मैंने कहा था वो 2 प्रकार के होता है। कितने बच्चे इस बात को सीख पाए थे? प्रतिरोध 2 प्रकार का होता है, प्रतिरोध 2 प्रकार का होता है। और ये चीज मैंने सिखाई थी भाई कि जो प्रतिरोध 2 प्रकार का होता है, उसमें एक होता है तार आबद्ध प्रतिरोध। कौन होता है? तार आबद्ध प्रतिरोध होता है, तार आबद्ध प्रतिरोध होता है। और दूसरा सर कौन सा होता है? तो दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोध। इनकी आवश्यकता कहां पड़ती है और क्यों पड़ती है, उन सभी चीजों को हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा था। बहुत अच्छे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वो वैद्युत सेल होता है। ध्यान से समझिएगा, कभी ये नहीं कहिएगा मतलब कि हमेशा रासायनिक ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में बदलने को वैद्युत सेल कहते हैं। एकदम सही परिभाषा है, ये एकदम सटीक परिभाषा है।
बहुत सही बच्चे, हम इनका नाम जरूर लेना चाहेंगे, अंकेश कुमार जी ने, जो अभी ये मैंने मोटिवेशनल थॉट लिखा है उसको बहुत अच्छे से रिपीट करके कमेंट में लिखा है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने इसीलिए बोला कि देखते कितने बच्चे लिखेंगे और लिखे भी, और अब इसे आपको गुनगुनाना भी है। अभी तो जमीन पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। अभी तो जमीन पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। और बिहार का हर बच्चा कहता है हम भी टारगेट बोर्ड से ही पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होती है सर, एग्जांपल देकर के बताइए। अरे भाई, कल हमने बताया था कि किसी चालक में, ध्यान समझ लो, डाउट है भाई, कल की क्लास का रिवीजन 10 मिनट 15 मिनट होना चाहिए। ठीक, ध्यान समझो, मैंने ये कहा था भाई कि इलेक्ट्रॉन मान लो उपस्थित है, और जब इनके चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, अर्थात कहीं से इसको वैद्युत ऊर्जा हम प्रदान करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है गति करने लगता है। और जब ये आगे बढ़ता है तो गति करते समय परमाणुओं तथा आयनों से टकराता है। जब टकराता है तो ऊर्जा को स्थानांतरित करता है। किन को स्थानांतरित करता है? उन्हीं परमाणुओं और आयनों को। कौन स्थानांतरित करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। सारे जवाब सुनना ध्यान से, कान खोल के बैठना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा कहां से आई? जो हमने इनके बीच में विभवांतर लगाया, जो पोटेंशियल लगाया, जो बैटरी जोड़ी, उसके द्वारा उसे ऊर्जा मिली। और मुक्त इलेक्ट्रॉन उस विद्युत ऊर्जा को थोड़ी सी स्थानांतरित करता है। तो कहां पर स्थानांतरित करता है? उन वैद्युत परिपथ में उपस्थित परमाणुओं तथा आयनों से टकराने में। और जब वो वैद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है तो वो वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, क्योंकि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। बात समझ गए? सर आप इतना मस्त पढ़ाते हैं कि लगता है ऑफलाइन कोचिंग का फील आता है। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, एक एक बच्चा इतना दिल से जुड़ा हुआ है। एमडी सलमान जी ने ये कमेंट किया। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का प्रेम इतना अच्छा जबरदस्त रहता है। मैं जब क्लास लेता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है। आनंद सर नाम है वैसे, आनंद, लेकिन वाकई में मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे लगता है कि जब 1 घंटे की ये क्लास होती है, पूरे दिन का जो काम किया हुआ रहता है, पढ़ाई लिखाई सब चीजें चला करती हैं दिन भर। आप सभी को पता है 1 घंटे की क्लास के पीछे क्या मेहनत रहती है। कभी पीडीएफ को, फिर आगे के जो नोट्स, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको नोट्स मिलेगा, उसमें कितनी मेहनत होती है। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए जब 1 घंटे की क्लास होती है तो दिल खुश हो जाता है। फिर लगता है कि हम कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं और हम भी पढ़ते पढ़ते कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये मजा आता है, और मुझे ऑफलाइन से बेटर फीलिंग आती है। सही बता रहे हैं, लगता है मेरे सामने सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे बैठे हुए, वही फील आता है। अच्छा, बात ना करते हुए ज्यादा समझदारी के साथ इसको समझ लेते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या टकराता है तो ऊर्जा स्थानांतरित करता है, और यह ऊर्जा उस चालक में ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। सिंपल था ये चीज। कार्बन प्रतिरोध का मान जो अति उच्च चालकों में यूज, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में यूज किया जाता है, क्योंकि इनका प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? अति उच्च होता है। इनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? अति उच्च प्रतिरोध होता है। और हमें इसीलिए इनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये आकार में छोटे होते हैं, सस्ते भी होते हैं, और इनका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। और हमें ऐसे ही प्रतिरोध की आवश्यकता है, क्योंकि हमें मोबाइल चार्जर चलाने के लिए, अरे भाई मैं क्या बताऊं, शायद वो सब स्टूडेंट्स देख भी रहे हों, कहीं से कोई कमेंट आया व्हाट्सएप पे, हाँ शायद ऐसा ही था, तो वहां पे बच्चों ने तोड़ फोड़ कर दिया है। मतलब चार्जर के तोड़ के कार्बन रेजिस्टेंस निकाल के उसको फोटो वोटो भेजे हैं कि सर देखिए जिसमें कार्बन रेजिस्टेंस है। तो भाई इतना प्रैक्टिकल ना करो भाई, घर के सामान ना तोड़ो फोड़ो। टीवी की फोटो भेजी जा रही है सर, इसे हम तोड़ेंगे, है ना? तो ये अपने आप में अच्छी चीज है कि आप लोग सोचते हो और जानकारी प्राप्त कर रहे हो कि क्या चीजें कैसे लगी होती हैं। अब उस प्लेट में अगर चार्जर, मोबाइल चार्जर तोड़ना नहीं भाई, घर का मैं निवेदन करता हूं, ये सब बातें सब सिर्फ हमारे और आपके बीच में रहे, घर को नुकसान ना पहुंचे, किसी सामान को खराब हो तो जरूर तोड़ के देखना। तो प्लेट में आपको इसी प्रकार का जो मैंने कल दिखाया था, आज मेरे पास इमेज नहीं है, वैसे चाहूंगा तो इमेज में आप सभी को दिखा भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं दिखा देता हूँ वो इमेज मैं दिखा देता हूँ। हाँ ये देखो, ये इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था प्यारे बच्चों कार्बन रेजिस्टेंस, बोलो ठीक है, यही था कार्बन रेजिस्टेंस। तो इसमें मैंने बताया था एक रंग की पट्टियां होती हैं, है ना? ये रंग की पट्टी होती है, इसको मैंने क्या बोला था? इसको मैंने क्या बोला था बच्चों? इसको मैंने बोला था ए कलर, ये बी कलर, ये सी कलर, ये डी कलर, बोलो। और इन्हीं ए बी सी डी से मैंने बताया था ये पहला रंग, ये दूसरा रंग, ये तीसरा रंग, चौथा रंग जो होगा वो केवल या तो गोल्डन होगा या फिर सिल्वर होगा, इन्हीं 2 कलर में होगा। और फिर मैंने एक सूत्र का ट्रिक बताया था, जल्दी से क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं, आपको पढ़ना नहीं है पूरा, अब केवल रिवाइज कर रहे हैं। यहां देखो इतने रंग है, कितने रंग है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल रंग है। और इसके बाद 3 अतिरिक्त रंग, जो कि 2 अतिरिक्त रंग जो कि चौथी पट्टी में होते हैं, चौथी पट्टी के रंग, डी वाला ऑप्शन वाला। तो इसमें देखो गोल्डन है और सिल्वर है, या तो फिर कभी कभी क्या होता है नो कलर। तो जब ऐसा हो तो उनकी जो सहनशीलता का प्रतिशत है वो 5%, 10% और 20% इस प्रकार से है। गोल्डन के लिए 5, सिल्वर के लिए 10 और नो कलर के लिए 20%। कभी कभी प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, हमने कल एग्जांपल इसको सॉल्व किया था। और मैंने एक कल ट्रिक बताई थी, क्या? कलर को याद रखने के लिए बीबी रॉय, जो बीबी रॉय है, बीबी
बीबी रॉय, जो बच्चे कल ना जुड़े हो ध्यान समझ लीजिए, कल का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण था और बड़ा मजेदार था। बीबी रॉय जो हैं वो ग्रेट बॉय हैं, क्या हैं, बहादुर बच्चे हैं, ग्रेट बॉय हैं। और जो बहादुर बच्चे होते हैं ना उन्हें बहुत सुंदर पत्नी मिलती है, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ मतलब बहुत अच्छी पत्नी। बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, बहुत जबरदस्त। ये इसका मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा सा तो समझाओ, ये हम समझ नहीं पाए। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों ब्लैक, इसका मतलब हुआ ब्राउन, इसका मतलब हुआ रेड, इसका मतलब हुआ ऑरेंज, इसका मतलब हुआ येलो, इसका मतलब हुआ ग्रीन, इसका मतलब क्या हुआ ब्लैक ब्राउन, और ये क्या होगा ब्लू हो जाएगा, ब्लू। वी से वायलेट, जी ये वाला जी, एक तो जी से ग्रीन हो गया, इससे ग्रे, और डब्लू वाइफ, और वाइफ कैसी होनी चाहिए, गोरी मतलब व्हाइट। अरे सर आपने तो रटा दिया था कल हमें, और आज कैसे नहीं ये चीज याद होगी, आज कैसे आप नहीं याद होगी। अगर 1 या 2 नंबर 5 नंबर जितने भी नंबर का इससे कार्बन रेजिस्टेंस से पूछ लिया जाएगा, सर जन्नी मैया की कसम प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे, जब तक लगाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए, जल्दी से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। मान लो ये कार्बन प्रतिरोध है, ये कार्बन प्रतिरोध है, ठीक है, ये कार्बन प्रतिरोध है प्यारे बच्चों, ठीक। पहला कलर है पीले कलर का, दूसरा कलर है बैंगनी कलर का, और तीसरा कलर है प्यारे बच्चों, तीसरा कलर है ऑरेंज कलर का, और चौथा कलर है सिल्वर कलर का। ये लो, अब ये कलर है, इसमें प्रश्न पूछ रहा है हमसे, प्रश्न पूछ रहा है दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। मैंने तो यहां पर रंगों से दिखा दिया है पट्टिकाएं, ये कैसा है, पीला कलर है, ये कैसा है, बैंगनी कलर है बच्चों, नीला नहीं बैंगनी। ये कैसा कलर है, ऑरेंज मतलब नारंगी, कैसा कलर है, नारंगी। ये प्यारे बच्चों कैसा कलर है, चांदी मतलब सिल्वर कलर, ठीक है, चांदी। ये इस प्रकार से। अब हमसे कहा गया दिए गए प्रतिरोध का मान बताइए, इस कार्बन प्रतिरोध का मान बताइए। तो एक चीज हमेशा बस याद रखो, सूत्र कौन सा प्यारे बच्चों, हल करना है, इसी सूत्र से हमेशा प्रश्न को लगाना है। सूत्र है आपका AB/C, और फिर ओम लिखना है, प्लस माइनस डी और परसेंटेज। ये डी परसेंटेज क्या है, सहनशीलता है उसकी, उस कार्बन प्रतिरोध की सहनशीलता को प्रदर्शित करता है। बहुत बच्चे कमेंट बढ़िया लिख भी रहे हैं सूत्र को पूरे सहित। तो यहां पर ओम लिखना है, प्लस माइनस डी परसेंट। ए बी ये नंबर है क्या, ए बी कलर के क्या प्यारे बच्चों सार्थक अंक लिखने होते हैं, 3 का गुणांक लिखना होता है। मैंने हल करने के नियम लिख रखे हैं, कल बच्चों ने पढ़ा होगा। कार्बन प्रतिरोध हल करने के नियम, पहले 2 कलर का सार्थक अंक लिखिए। इसमें ये जो टेबल बनी है इसमें सार्थक अंक है, पहले 2 कलर का, जो पहले की 2 रंग की पट्टी है उनका केवल सार्थक अंक लिखना है, वही ए बी, बस ये 2 सार्थक अंक लिखने, गुणा नहीं करना होता है। सार्थक अंक लिखकर गुणा में, गुणा लगा दो, गुणा में तीसरे कलर का गुणांक मान लिखिए और ओम लिखिए। मतलब तीसरा कलर जो सी कलर है उसको लिखिए गुणांक मान, और फिर ओम लिखिए, ओम बना दीजिए चाहे लिख दीजिए। फिर प्रतिशत मान चौथे कलर का प्लस माइनस चिन्ह लिखें, मतलब प्लस माइनस चिन्ह लिखें, और चौथे कलर का प्रतिशत मान मतलब डी का प्रतिशत मान लिखिए। अब ये चीज देखो यहां पर कैसे बताई गई, ए बी का सार्थक अंक का टेबल ये है, गुणांक का टेबल ये है। तो प्रतिशत मान इन रंगों में होता ही नहीं, केवल चौथी रंग की पट्टी में होता है, केवल डी कलर वाली रंग की पट्टी में होता है। तो यहां पर सार्थक अंक दिए गए हैं। अब आप लोग देख लीजिए, इसमें बताने के लिए याद रखना होगा ए बी। अब कैसे याद होगा कि सर पीले किस क्रम में आता है, तो इसको याद कर रखो, इसको याद रखो, ब्लैक ब्राउन, मतलब ये आप याद रखेंगे बीबी रॉय ग्रेट बॉय, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय एक व्यक्ति है जो कि ग्रेट बॉय है, और इसीलिए उनके पास वेरी गुड वाइफ है, और वाइफ मतलब व्हाइट है। अच्छा, तो यहां पर प्यारे बच्चों देखेंगे, अच्छा इनका क्रम कैसे शुरू होता है, 0 से। सार्थक अंक देखें तो 0 से 1 2 3 4 नंबर देते जाओ, 5 6 7 8 9। गुणांक भी वैसे ही, गुणांक यहां पर 10 की घात में 0 दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन गुणांक में भी ऐसे ही 10 की घात 0, ये 10 की घात 1, ये 10 की घात 2, मतलब जितना लिखा है ना उतने ही 10 की घात 3, 10 की घात 4, ये 10 की घात 5, ये 10 की घात 6, ये 10 की घात 5, ये 5 है ना, ओहो हो, ये 10 की घात, जो 6 है ना नंबर उसी के 10 की घात 6, ये गुणांक वैल्यू होगी। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये गुणांक हो गए, याद नहीं करना पड़ेगा, केवल अगर ये सेंटेंस याद है। और ये क्या है, सार्थक अंक है, सार्थक अंक है। तो आपको केवल अगर ये याद है, ये बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। अब यहां पर आप देखो ए बी, ए और बी, ये ए कलर है, ये बी कलर है, ये सी कलर है, ये डी कलर है। तो ए कलर पर पीला कलर है, और पीले कलर का देखो येलो, येलो मतलब
चौथे नंबर पर है। सार्थक अंक कितना हो जाएगा येलो का? 4 हो जाएगा। बी रंग पे कौन है? बैंगनी है। बैंगनी का कौन है? बैंगनी वायलेट। वायलेट यही है बैंगनी प्यारे बच्चों, ठीक है। वायलेट मतलब बैंगनी होता है। इसका नंबर कितना है? 7 है, तो 4 के बगल में 7। ए बी 4 7। अब 4 और 7 का गुणा नहीं कर देना, 4 7 28 नहीं, ऐसे ही लिखना है। इनटू गुणा लगाओ सी। तीसरा कलर कौन है? नारंगी। नारंगी मतलब प्यारे बच्चों, नारंगी मतलब ऑरेंज होता है, और ऑरेंज मतलब 3 नंबर। और इसका गुणांक लिखेंगे। गुणांक कितना होगा? 10 की घात 3। ये गुणांक होता है 10 की घात 3। ये हो गया। प्लस माइनस डी। डी कौन सा कलर है? तो ग्रे। डी का कलर कौन सा है? चांदी है। तो चांदी का परसेंटेज कितना? इस टेबल में देखिए, चांदी का परसेंटेज है 10%, प्लस माइनस 10%। यहां पर लिख दीजिए प्लस माइनस 10%। यही हो गया कार्बन प्रतिरोध का मान। यही हो गया कार्बन प्रतिरोध का मान। बोलो क्या याद हो गया? अब किसी बच्चे को कोई समस्या? यस सर कमेंट में कीजिए। अब किसी को कोई दिक्कत? क्या किसी को? हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे लिख रहे हैं 47,000 प्लस माइनस 10%, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी को कोई दिक्कत? यस सर कमेंट में करें कि हाँ सर मैंने ये चीज सीख ली, तभी आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों को वैद्युत सेल के बारे में चर्चा करनी है। वैद्युत सेल के बारे में चर्चा करनी है। वैद्युत सेल आप सभी को बताया गया था, किसने बनाया था? तो सन 1800 ईस्वी में वैज्ञानिक वोल्टा ने सर्वप्रथम बनाया था। सन 1800 ईस्वी में। इसकी पूरी मैंने हिस्ट्री पहले बता दी थी कि वैद्युत धारा कैसे प्रवाहित हुई, फिर वैद्युत सेल का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे अहम भूमिका, अहम योगदान जो था सन 1800 ईस्वी में किसने? तो वैज्ञानिक वोल्टा ने, ठीक है। वैज्ञानिक वोल्टा ने वैद्युत सेल का निर्माण किया। वैद्युत सेल का निर्माण किया। अच्छा देखो, वैद्युत सेल की जो बहुत गजब की थ्योरी है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। केमिस्ट्री में, क्योंकि वहां पर आपको बाकायदे रिएक्शन बताई जाएंगी। ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, ठीक है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया, रिडक्शन कब हो रहा है, ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण कब हो रहा है और अपचयन कब हो रहा है। इन सभी बातों के बारे में आपको केमिस्ट्री में अच्छे से बताया जाएगा। आपके विशाल सर बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। हमें बताने का समय नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में फिजिक्स में है। उससे मतलब नहीं है कि वैद्युत सेल का निर्माण कीजिए या वैद्युत सेल का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसा कभी नहीं आएगा फिजिक्स में आपके। इससे मतलब नहीं। यहां पर बस आपको फिजिक्स से रिलेटेड वैद्युत सेल से संबंधित यह आएगा, वैद्युत सेल का प्रतिरोध क्या है, वैद्युत सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, वैद्युत सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना होता है, ये सब बातें पूछी जाएंगी। वैद्युत सेल की संरचना से संबंधित बात नहीं की जाएगी। फिर भी आनंद सर क्या आप ऐसे ही निकल जाएंगे यहां से गली से है? बिना बताए? नहीं, आनंद सर की आदत नहीं होगी। आपको हम थोड़ा बहुत तो जरूर सिखाएंगे, लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है कि सर और चीजें इस पर डिस्क्राइब करते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। वैद्युत सेल का निर्माण जो वैज्ञानिक वोल्टा सर ने किया वो कुछ इस प्रकार से बच्चों, मैं बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है, चीजें तो सिखाऊंगा। इसकी तो मैंने भी जन्नी मैया की कसम खा रखी है है ना। ये कोई पात्र है प्यारे बच्चों। वैज्ञानिक वोल्टा सर ने क्या किया? वैज्ञानिक वोल्टा सर ने कहा कि हम इसमें कोई रासायनिक पदार्थ भरते हैं। क्या भरते हैं? रासायनिक पदार्थ भरते हैं। और रासायनिक पदार्थ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल भी हो सकता है, जिंक सल्फाइड भी होता है ना, H2SO4, ZnSO4, वो सब आगे आप बता रहे हैं ना, वो रिएक्शन जो है वो आप केमिस्ट्री में सीखोगे। बस यहां पर उनके शब्द समझो। तो जो भी रासायनिक पदार्थ यहां पर भरा जाता है सेल में, उसे प्यारे बच्चों हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वैद्युत अपघट्य मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं। वैद्युत अपघट्य मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं जिसमें रासायनिक पदार्थ भरा होता है। क्योंकि वैद्युत सेल की परिभाषा ही यही होती है। वैद्युत सेल की प्यारे बच्चों परिभाषा होती है एक ऐसी युक्ति या ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से, ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता, ध्यान समझिएगा, परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत सेल कहते हैं। बस इतना ही लिख दे रहे हैं हम, क्योंकि ज्यादा जरूरी नहीं है कि बहुत सारी बातें लिखी जाएं। ये हो गया, ये इस विद्युत सेल का स्टेटमेंट हो गया कि एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सर क्या विद्युत ऊर्जा को भी रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? प्यारे बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड,
माय डियर स्टूडेंट, मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्या विद्युत ऊर्जा को भी रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? तो जी हां, वो भी विद्युत सेल है। अगर विद्युत सेल की परिभाषा यह भी लिखी जाए कि ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, तो उसे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? उसे भी विद्युत सेल कहते हैं। क्योंकि विद्युत सेल जो है ना, विद्युत सेल जो है ना, ध्यान समझिएगा, ये बहुत डीप पॉइंट मैं बता रहा हूं, बहुत डीप पॉइंट बता रहा हूं कि विद्युत सेल जो है वो दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, ऊर्जा परिवर्तन के क्रम में मैं बात कर रहा हूं, ऊर्जा परिवर्तन के क्रम में विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। अब मैं ये चीज ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि ये चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिर भी मैं यहां पर बता रहा हूं। विद्युत अपघटनी सेल, जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो छड़ें होती हैं, धात्विक छड़ें, वो एक ही पात्र के किसी भी रासायनिक द्रव में डुबोई गई होती हैं। जैसे यहां पर ये दो प्लेटें प्यारे बच्चों, ये दो प्लेटें जो हैं, ये दो प्लेटें इसमें डुबोई गई हैं, तो ये यहां पर प्यारे बच्चों क्या होंगी? ये जो दो प्लेटें आपको दिख रही हैं, ये जो दो प्लेटें दिख रही हैं, ये यहां पर यही हैं क्या? धात्विक छड़ें जो इसमें डुबोई गई हैं। और डुबोने से प्यारे बच्चों क्या हुआ? डुबोने से क्या हुआ? एक में ऋणावेश रासायनिक अभिक्रिया से, एक में धनावेश आ जाता है, एक में धनावेश आ जाता है। ये क्या है? तो ये धात्विक छड़ें हैं, धात्विक छड़ें हैं। क्या है प्यारे बच्चों? धात्विक छड़ें हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये धात्विक छड़ें हैं, धातु की बनी हुई, जो कि किसी रासायनिक द्रव में डुबोई गई हैं। मैं बता रहा हूं, यहां पर आप हमसे ये प्रश्न करें, सर रासायन यहां पर रिएक्शन क्या होती है? क्योंकि रिएक्शन का जो कैसे ऊर्जा बन रही है, वो सारा टॉपिक आपका केमिस्ट्री का है। कैसी रिएक्शन हो रही है वो सब वहां पर आपको पतेगा, किससे कौन सा इलेक्ट्रॉन लिया। यहां पर ये जो धनावेशित प्लेट बनी, इसे प्यारे बच्चों एनोड कहते हैं। और यहां पर ये जो ऋणावेशित प्लेट बनी, इसे कैथोड कहते हैं। जो वैद्युत धारा है जो प्रवाहित होती है, विद्युत धारा, वो प्यारे बच्चों धनावेश से ऋणावेश की ओर, मतलब करंट फ्लो होती है धनावेश से ऋणावेश की, मतलब धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाती है। अगर यहां पर हम कोई बल्ब लगा देते हैं तो वो बल्ब प्यारे बच्चों क्या? जलने लगता है, और इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब मेन मैकेनिक्स समझिएगा, कान खोल के बैठिए, आंखें बिल्कुल सामने होनी चाहिए मोबाइल स्क्रीन पर। बहुत सारी मैकेनिक्स में यहां पर बता दूंगा ताकि आपको सारी चीजें अर्थ स्पष्ट हो जाए। एक चीज और, कई बुक में गलत लिखा होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या गलत लिखा होता है? उनकी गलती नहीं है, बुक वालों की गलती नहीं है। लेकिन आप अगर IITian बुक्स उठाएंगे, या कह लें हायर एजुकेशन में प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप बुक उठाएंगे, तो उनमें बहुत स्पष्ट भाषा में लिखा होता है। फिलहाल एकेडमिक लेवल पे जो बुक्स हैं उनमें कई जगह पर मिस्टेक होती है, वो उसे मैं मिस्टेक नहीं कहूंगा, क्योंकि वो प्रॉपर विद्युत सेल के प्रकार, रासायनिक संबंध में बताते ही नहीं है। वो केवल ये बता रहे हैं कि इस प्रकार का विद्युत सेल होता है। तो वहां पर क्या है? इलेक्ट्रोड को ही डुबो रखा है एक ही उसमें, क्योंकि ये जो एक ही द्रव में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे हों, तो उसे प्यारे बच्चों विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण है। जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, उसमें दो अलग अलग पात्र में प्यारे बच्चों, अलग अलग पात्र में इलेक्ट्रोड डुबोए जाते हैं, और फिर यहां से एक संबंध जोड़ा जाता है। ये होता है, इस प्रकार से वो सेल होता है, उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत रासायनिक सेल का काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, जबकि विद्युत अपघटनी सेल का काम है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सर विद्युत ऊर्जा इसमें कहां आई? प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो सेल है, इस प्रकार का जो विद्युत अपघटनी सेल है, ध्यान समझना, विद्युत अपघटनी सेल कोई नई एनर्जी नहीं बनाता है, कोई नई एनर्जी नहीं बनाता है। वो सिर्फ करता क्या है? यहां पर प्यारे बच्चों जैसे ही संबंध जोड़ा जाता है, देखो मैं एक चीज दिखाता हूं, मेरे पास ये सेल है, ठीक है, ध्यान समझना, ये बैटरी है, ये बैटरी है। कौन सी बैटरी है? जो कि इस माइक पे भी, इस माइक की मशीन पे भी पड़ी हुई है। ठीक, बात को समझना बहुत अच्छे से डीप, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं जब तक थ्योरी को अच्छे से नहीं सिखा लेता हूं, मैं ओरल, क्योंकि यही चीज सिखाने के लिए लोग सिखाना नहीं चाहते हैं। हम आपको कैलकुलेशन सिखाना चाहिए, ताबड़तोड़ किताबों में छपा है, धर धर उड़ा देंगे, लेकिन ये इतने डीप कॉन्सेप्ट है कि इनको समझने के लिए वर्षों लग जाते हैं। सही बात बता रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट बात बता रहा हूं, वर्षों लग जाते हैं। प्यारे बच्चों क्या है कि ये मेरे पास बैटरी है, लेकिन बैटरी के इस सिरे पर मैं एक बल्ब का तार जोड़ूं, दूसरे सिरे पर ना जोड़ूं, क्या बल्ब जलेगा? आप कहेंगे नो सर। ध्यान समझना प्यारे बच्चों, ये कोई एक सेल है, ठीक, ये कोई एक सेल है, और इस सेल से मैं अगर कोई एक बल्ब जोड़ रहा हूं, ये ठीक है, एक बल्ब जोड़ रहा हूं डीसी करंट से चलने वाला, लेकिन इधर ना जोड़ूं तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत परिपथ कंप्लीट नहीं होता है। वैद्युत परिपथ कंप्लीट नहीं होता है। जब तक वैद्युत परिपथ सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। सर क्या कैथोड और एनोड का चिन्ह बदल जाता है? नीतीश निराला जी, जी हां, इसमें जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, उसमें ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, मतलब उसमें जो अभी दो प्लेटें ली थी, उसमें कैथोड एनोड उल्टा होते हैं। उसमें धारा जो है ना, कैथोड से एनोड की ओर जाती है। किसमें? विद्युत रासायनिक सेल में। विद्युत रासायनिक सेल में उल्टा होता है।
बात समझ गए, बहुत अच्छा कम प्रश्न रहा आपका। क्या चिन्ह बदल जाते हैं सर, क्या कैथोड और एनोड का चिन्ह बदल जाता है, ये आपका प्रश्न है। तो जी हाँ, इन दोनों सेलों में उल्टे चिन्ह हो जाते हैं। दोनों सेलों का जो प्रक्रिया, भाई उल्टा काम भी तो है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, दोनों का अलग अलग। लेकिन अब कुछ बच्चे डाउट में आएंगे, डाउट में इसलिए आएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत पीछे की क्लासेस में कुछ एकदम सेल के बारे में पढ़ा ही नहीं है। तो बहुत हम रासायनिक अपघट्य, वैद्युत अपघट्य नाम ले रहे हैं कि ये रासायनिक पदार्थ जिसमें कुछ रिएक्शन होती है, जब ये प्लेटें डुबोई जाती हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब वो रासायनिक अभिक्रिया शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं क्या अब उन्हें बताऊंगा तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और मैं ये भी कह रहा हूं, इसको बहुत ज्यादा फोकस करने की कोशिश नहीं जाना, ओरल फॉर्म में लेना, ओरल फॉर्म में ये लेना कि हाँ प्रक्रिया क्या हो रही है, वो बस मैं वही सिखाना चाहता हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये मैं यहाँ पर बैटरी, ये क्या है, बैटरी है, और बैटरी से मैंने क्या जोड़ा है, एक बल्ब को जोड़ा, लेकिन एक तार जोड़ा एक तार नहीं जोड़ा, तो क्या बल्ब जलेगा? आपका जवाब होगा नहीं सर, बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन जैसे ही मैं अगर इस बल्ब को जोड़ दूं तो ये बल्ब प्रकाशमान हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि परिपथ में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, परिपथ में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। प्यारे बच्चों, होता क्या है इसमें, जिस तरफ उठा रहता है ना थोड़ा सा, वो पॉजिटिव पार्ट होता है और दूसरा सेकंड पार्ट निगेटिव पार्ट होता है। अब बात को मैं ध्यान से समझना, ये जो बल्ब था ना, अब ये जिस चालक धातु से कंडक्टर से जोड़ा गया, इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, परिपथ में इलेक्ट्रॉन हो गया। आप रबड़ से बल्ब के दोनों जो तार हैं, बल्ब में जो दोनों तार, उनसे रबड़ से जोड़ के बैटरी से जलाओ, नहीं जलेगा। बल्ब जलाएंगे, जलेगा? नहीं जलेगा। भाई चालक होना चाहिए, वो कॉपर का तार है, एल्यूमिनियम का तार है, कैसे भी तार है, उसको जब हम जोड़ेंगे तभी तार में दौड़ेगा, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। और जब प्यारे बच्चों परिपथ कंप्लीट हो जाता है ना, तो ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है, होता क्या है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये बैटरी की ओर दौड़ते हैं, बैटरी के धन टर्मिनल की ओर दौड़ते हैं। इनमें क्या आ गई? विद्युत ऊर्जा आ गई। इन पे ऑलरेडी विद्युत ऊर्जा है, और ये विद्युत ऊर्जा गई बैटरी के अंदर, खाली बैग लेकर के जाते हैं। रासायनिक ऊर्जा जो है, जो विद्युत सेल है, वो कोई ऊर्जा देता नहीं है, कोई ऊर्जा देता नहीं है, बनाता नहीं है, ठीक है, बनाता नहीं है। बस इसकी ये ऊर्जा को यहां पर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बैटरी के पास आएगा, और ये अंदर जो रिएक्शन चल रही है, इस रिएक्शन के द्वारा जो एनर्जी बन रही है, उसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खाली बैग लेके आता है और भर लेता है, और भर लेता है, फिर पिट्ठू बैग में भर के फिर चला जाता है। मतलब एक इसके पास मान लीजिए बैग है इलेक्ट्रॉन के पास, और ये आवेशवाहक है, ये यहां से एनर्जी भर के फिर बल्ब के पास पहुंचे, लगातार बल्ब जल रहे हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन ढेरों की संख्या में, करोड़ों संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो लगातार ये प्रक्रिया में चलते रहते हैं। और एक समय आता है कि रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा बन रही थी, वो खत्म होने लगती, धीरे ऊर्जा खत्म हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बात समझ गए? तो ये कोई अलग से ऊर्जा नहीं बनाता, इसके पास जितनी ऊर्जा एक बार में बनती है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के आते हैं, केवल ऊर्जा को बार बार ले जाके, बल्ब जल रहा है वहां पर फेंक देते, फिर खत्म हो गए, फिर ऊर्जा खत्म, फिर आया बैग से भरा, फिर ये प्रक्रिया लगातार चलती रही, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, सर बल्ब में विद्युत धारा उल्टा प्रवाहित करती है? नहीं, उल्टा नहीं, हमेशा विद्युत धारा धन प्लेट से ही प्रवाहित होगी। यहां भी देखो, धन प्लेट से ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई, ठीक है, विद्युत धारा धन प्लेट से ही प्रवाहित होगी। सर क्या बैटरी में दोनों तरफ प्लस दे तो क्या होगा? प्लस बैटरी में दोनों तरफ बनाएंगे ही नहीं, एक तो इलेक्ट्रोड अलग रहेगी, एक इलेक्ट्रोड अलग रखना है, अपने आप से थोड़ी बना देंगे, अपने आप से हम नहीं बना देंगे, है ना। सकारात्मक क्वेश्चन पूछना। चलो बात समझ गए होंगे, इतनी बात समझ गए। अब विद्युत सेल का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो समझ लीजिए। विद्युत सेल का जो प्यारे बच्चों प्रतीक चिन्ह होता है, विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह जो होता है, विद्युत सेल का जो प्रतीक चिन्ह होता है बच्चों, वो इस प्रकार का होता है, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, इस प्रकार से। अगर कंप्लीट विद्युत सेल का चिन्ह पूछे तो वो इस प्रकार से होगा बच्चों, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इस प्रकार से। लेकिन इसको ऐसे बॉक्स से बंद कर रखा होगा, कहीं कहीं देखना इस प्रकार से बना होगा, और आगे मैं भी यूज करूंगा इस प्रकार से विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से यूज करूंगा। उसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी अंदर दिखाया जाएगा। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों? ये जो विद्युत सेल बना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इससे, क्योंकि कैथोड वाले से इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनोड में, इसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन जब यहां अंदर पहुंचते हैं तो ये इस दिशा में जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अंदर धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाते हैं। जब यहां जाते हैं तो वैद्युत अपघट्य के द्वारा इनके मार्ग में अवरोध लगाया जाता है, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। बाहर वाला प्रतिरोध मान लो जो बल्ब का है वो कैपिटल आर है, वो क्या है? कैपिटल आर है, उसे बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध होता है। जो वैद्युत अपघट्य द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में लगाए गए अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये वैद्युत अपघट्य है, जिसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। बात समझ गए? आ जाओ।
तो ये प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह होता है। जो वैद्युत सेल होता है ना प्यारे बच्चों, वो दो प्रकार से होता है। वैद्युत सेल दो प्रकार से होता है, आइए समझ लेते हैं। वैद्युत सेल, ये आपको पढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा ध्यान समझिएगा। अभी देखो इसका हम बता रहे हैं, दो तरह के सेल आते हैं, अभी देख लो। वैद्युत सेलों के प्रकार, वैद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, दूसरा द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। क्या होते हैं प्राइमरी सेल? प्राथमिक सेल क्या होते हैं? तो ये सेल एक बार ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे घड़ी या पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा का पूरा उपयोग कर लेने पर वह खत्म हो जाता है तो विद्युत धारा बनना बंद हो जाती है। इसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक है, ज्ञान के लिए बहुत सुविधाजनक है। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जो एक बार डिस्चार्ज हो जाने पर पुनः चार्ज नहीं किए जाते, पुनः चार्ज नहीं किया जाता। जैसे आपकी घड़ी, आपके हैंड वॉच जो है उसमें बड़ा सेल, छोटा वाला सेल। अब आजकल स्मार्ट वॉच नहीं, उसे तो चार्ज किया जाता है ना, वो द्वितीयक सेल में आ जाते हैं। जैसे ये बैटरी है जो इस माइक में पड़ी हुई है प्यारे बच्चों, ये सेल देख रहे हैं ना, ये भी सेल ही जैसे है देखने में, जैसे आपकी दीवार घड़ी का सेल है वैसा ही देखने में है ना, लेकिन इसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है। जबकि प्राथमिक सेलों को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। प्राथमिक सेल को फिर से प्रयोग में लाने के लिए नया रासायनिक पदार्थ डालना पड़ेगा, नया रासायनिक खोल के नया रासायनिक पदार्थ डालना पड़ेगा। हम इसे आवेशित नहीं कर सकते, हम इसे आवेश पुनः नहीं दे सकते। प्राथमिक सेल डेनियल सेल होते हैं, वोल्टीय सेल होते हैं, और लेखलांसे सेल जो हैं इन्हें कहते हैं प्राथमिक सेल। कौन कौन से? डेनियल सेल, वोल्टीय सेल और लेखलांसे सेल। प्यारे बच्चों, आपके कॉलेज में अगर प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो लेखलांसे सेल का निर्माण करवाया जाता है, मैंने किया हुआ है, और उससे प्रैक्टिकल होते हैं। मीटर ब्रिज का होता है, विभव मापी का होता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। क्योंकि लेखलांसे सेल के द्वारा जो प्रयोग होता है उसमें धारा बहुत अधिकतम मात्रा में प्रवाहित होती है और प्रतिरोध कम होता है, इसलिए विभव मापी व मीटर से तुम्हें लेक्लांसे सेल का प्रयोग होता है। जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो वाइवा होता है, वो चाहे मैंने तो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में देखा, और खैर बिहार बोर्ड में भी प्रैक्टिकल में वाइवा होता होगा। वाइवा मतलब इंटरव्यू बोलते हैं आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जो आपके कॉलेज में शिक्षकों द्वारा प्रैक्टिकल कराया गया होता है, प्रैक्टिकल पर आधारित और आपके सब्जेक्ट से भी पूरे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एज ए एग्जामिनर जब मैं भी कॉलेज पे था तो वहां पर बच्चों से प्रश्न जो पूछे गए तो उसमें से बहुत अधिकांश बच्चे तो जवाब ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में कई बार वो उन बातों को गौर नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल किए ही नहीं होते। कई अधिकांश कॉलेजों में प्रैक्टिकल करवाया ही नहीं जाता। तो वहां पर सेल में जो होता है लेक्लांसे सेल का निर्माण होता है और डेनियल सेल भी बनाया जाता है। इसमें रासायनिक पदार्थ भरा जाता है, वहां पर आपको सामग्री मिल जाएगी और बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेक्लांसे सेल होते हैं। इसके बाद द्वितीयक सेल हैं, या एक बार में उपयोग लिए जाने के बाद पुनः द्वितीयक सेल सीधे विद्युत से आवेशित हो सकते हैं। ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित कर लेते हैं। मतलब इसको हम विद्युत ऊर्जा, देखो इसको जोड़ते हैं ना बैटरी, देखो चार्जिंग वाली मैं पॉइंट दिखा दूं आपको। देखो ये है प्यारे बच्चों मशीन जिसमें ये सेल लगाए जाते हैं। ये सेल, ये देखो लगा दिया, ये सेल लगा दिया, ये दोनों सेल क्या है, अब चार्ज होंगे। दो सेल लगे हुए हैं, ये देखो निकाल लिया। इन दोनों दो सेल बैटरी में भी पड़ते हैं। इसमें जो माइक वाली मशीन है जो साथ में लगी रहती है, इसमें दो सेल पड़ते हैं, और ये दोनों सेल दिखने में तो आपकी दीवार घड़ी जैसे वाले ही सेल हैं, लेकिन ये द्वितीयक सेल है, और वो दीवार घड़ी वाला सेल आपको प्राथमिक सेल है, उसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, और इसे पुनः चार्ज किया जा सकता है। इन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है, याद रखें। और पुनः चार्ज करने वाले सेलों को क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। पुनः चार्ज करने वाले सेलों को क्या कहते हैं बच्चों, आइए जानते हैं। फिर बाद में उसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर हम उपयोग में ले सकते हैं। मतलब अभी चार्ज हो जाएंगे तो फिर हम उपयोग में ले सकते हैं। मतलब यही रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है और ये बार बार चार्ज होता रहेगा। ये कैसे सेल होते हैं, जैसे इन्वर्टर की बैटरी, मोबाइल बैटरी, या सीसा संचायक सेल भी होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। ये क्या होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं। कौन, सीसा संचायक सेल, ये द्वितीयक सेल होते हैं, यही पुनः चार्ज किए जा सकते हैं। ओके, सभी को समझ में आ गया। ओके, अब देखो, अब सेल में जो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, इसे दौड़ाने के लिए एक कार्य करना पड़ता है। बैटरी में जो पानी भरा जाता है सर, ठीक है, सर एक दूसरे को जोड़े तो एसिड, हाँ एसिड टाइप ही होता है। आई लव यू सर, लव यू ऑल। चले प्यारे बच्चों, थोड़ा सा थकावट आ जाती है बीच बीच में कभी कभी। वैसे कई बच्चे हमें कमेंट करके पूछ रहे थे, सर आप इतना एनर्जेटिक रहते हैं क्लास में कैसे,
अपनी एनर्जी का राज बताइए। तो वो सब आप सब हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, प्रश्न अच्छे से आते हैं कि सर ये बताइए वो बताइए, तो अच्छा लगता है। ऊट पटांग के क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ाने में मजा नहीं आता है ना। अब आपको हम पढ़ा रहे हैं यहाँ और आप पूछने लगे कि सर सरल लोलक में कैसे होता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होता है। तो मैं पढ़ा चुका हूँ 11th में, लेकिन अब आप वो क्वेश्चन इस टॉपिक में करें तो आप अकेले तो है नहीं, यहाँ तो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनमें तो हमें बहुत अच्छे से ये देखना होगा कि आपको हम बाद में भी कभी डाउट करेंगे क्लियर, उसको देख सोचे रहेंगे, याद रखेंगे तो किसी लेक्चर में बताएंगे। लेकिन क्योंकि वो ना तो आपका ऑफलाइन शिक्षक ऐसा कर सकता है ना ऑनलाइन शिक्षक कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आप अकेले के लिए नहीं होगा ना, आप दूसरे टॉपिक का प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कभी कभी देखते हैं हम ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं बच्चे, जो टॉपिक चल रहा है इससे रिलेटेड या इसके एक चैप्टर पहले से भी रिलेटेड जो हो, तो उससे जुड़ा हुआ चीजें पूछते हैं, तो उसको क्लियर करने में अच्छा लगता है। ओके चलो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, यस सर यस सर। मतलब प्यारे बच्चों, मैंने वैद्युत सेल के बारे में जो चीजें आपको बता दी याद रखना है। इसको वैज्ञानिक वोल्टा ने सर्वप्रथम निर्माण किया था और ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। बस इतना ही याद रखना। विद्युत सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस एक माइनस। विद्युत अपघटनी सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल होता है। ये कैसे? तो रासायनिक पदार्थों के आधार पर और ऊर्जा व्यय करने के आधार पर। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, कोई ऊर्जा भाई रख लेता है, दोबारा चार्ज किया जा सकता है। अगर आवेशित होने के क्रम में हम सेलों के प्रकार देखें तो वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। लेकिन अगर रासायनिक पदार्थों के क्रम में देखें कि वैद्युत अपघट्ट के आधार पर, तो वो 2, एक तो विद्युत रासायनिक सेल, एक विद्युत अपघटनी सेल। जो वैद्युत अपघट्ट का मतलब ये होगा कि 2 अलग अलग बॉक्स में, अलग अलग पात्र में जो रासायनिक पदार्थ भरा जाएगा तो वो होगा विद्युत रासायनिक सेल। एक ही पात्र में विद्युत रासायनिक द्रव भरा गया और ये इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, तो इसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ये सिर्फ क्या करता है? परिपथ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने का काम करता है, अलग से ऊर्जा नहीं बनाता। बात समझ गए? ठीक है, तो हमने ये बता दिया प्राथमिक सेल पुनः चार्ज नहीं किए जा सकते, बस इतना याद रखो। और द्वितीयक सेल ऐसे हैं जो पुनः चार्ज किए जा सकते हैं, बात खत्म। दूसरा, सेल का विद्युत वाहक बल, जो कि आज हमें पढ़ना है, EMF है। यहां पर E लिखा हुआ है, ये EMF है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहां पर होगा EMF होगा, ठीक है। EMF सेल का विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर मैं यहां पर एक परिपथ बनाऊं भाई, ये कैपिटल R का एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के रूप में आपका फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन कुछ भी हो सकता है। ये कैपिटल R जो है बाह्य प्रतिरोध जो है, मतलब कोई वैद्युत अवयव लगा हुआ है जिसके द्वारा, इस बैटरी के द्वारा, इस सेल के द्वारा चलाया जा रहा है। बात समझ गए? तो ये यहां पर सेल लगा हुआ है, सेल के धन टर्मिनल से वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। इस वैद्युत परिपथ में प्यारे बच्चों जो यहां पर प्रतिरोध आपको दिख रहा है, जब परिपथ कंप्लीट होता है तभी धारा प्रवाहित होती है। जब विभवांतर मतलब कोई उच्च विभव, निम्न विभव माइनस उच्च विभव, धन विभव, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो होगा ऋण विभव से धन विभव की ओर जाएगा, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से। हाँ अच्छा, हाँ, उच्च विभव निम्न विभव जो भी प्रक्रिया होती है ये सब बता चुके हैं, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो प्यारे बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन है परिपथ में, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन को ये सेल क्या करता है? ऊर्जा देता है। उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को ये सेल क्या करता है? ऊर्जा देता है। तो इस परिपथ में वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तभी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। देखो इसको हम लोग लिखते हैं कि जब किसी सेल को वैद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है, ध्यान समझना, वैद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है। ये कोई सेल है और इसको हमने वैद्युत परिपथ, यही रेजिस्टेंस जो लगा है यही वैद्युत परिपथ है, पूरा टोटल ये पथ। जब किसी सेल को वैद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है तो वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, या फिर ये बोलो, है ना, ये बहुत अच्छा रहेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा कार्य किया जाता है। सेल द्वारा कार्य किया जाता है। इसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये बल नहीं है, ये एक प्रकार का कार्य है, बस नाम इसका विद्युत वाहक बल है। अरे किसी का नाम राम जी रख दीजिए तो भगवान राम बन गए क्या?
मन में गंदगी भरी है, उनको राम जी बोलेंगे, है ना? नहीं हो सकता ना। कहने का अर्थ है नाम से नहीं जाना, काम इनका कार्य काम करने वाला है, इसलिए ये कार्य है एक प्रकार का। विद्युत वाहक बल क्या है? कार्य है। जब किसी सेल को विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा कार्य किया जाता है, इसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहते हैं। एक प्यारे बच्चों खास बात, यहां पर नाम भी मिलता जुलता बल से है, लेकिन है एक प्रकार का यह कार्य। लेकिन इसे जो प्यारे बच्चों प्रदर्शित करते हैं ना, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ करती थी, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यह एक सदिश राशि नहीं है, तो इसके ऊपर वेक्टर नहीं बनाना, यह अदिश राशि है, क्योंकि यह एक प्रकार का कार्य है। यह क्या है? एक प्रकार का कर्सर प्रतिरोध से ना जोड़ रहे हैं तो, अगर प्रतिरोध नहीं जोड़ेंगे तो वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। प्रतिरोध का मतलब यह है अगर परिपथ ना जोड़ें तो विद्युत धारा ही नहीं प्रवाहित होगी। अरे भाई ये कितनी बार आप सभी को समझा बच्चों, आप लोग बहुत वैद्युत सेल की जो संरचना के बारे में अगर आप विचार कर रहे हो तो बहुत इस पे नहीं जाना। मैंने बहुत ओरल में और बड़े सरल भाषा में इन चीजों को बताने का प्रयास किया है, हालांकि कि ये कैसे सेल का निर्माण होता है, लेकिन आपको इन पे बहुत डीप पे नहीं जाना कि रासायनिक पदार्थ कैसे हो रहा है सर, कैसे वर्क करते हैं, इनकी रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है सर समझाइए। तो मैं बता तो दूंगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक पद्धति, एक क्रम चला आता है। पहले आपको बताया जाएगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, तो वो चीजें आपको बताई जाएंगी, तो वो आपके केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे, और वहां पर इस पर विस्तार से चर्चा है, इन्हीं के रिएक्शन से संबंधित है। आपको इतना जानना है कि 1800 ईस्वी में वैज्ञानिक वोल्टा ने वैद्युत सेल का निर्माण किया था। वैद्युत सेल द्वारा क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है, बस इतना स्पष्ट कर लीजिए। वैद्युत सेल द्वारा क्या होती है? वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन कब प्रवाहित होगी? जब इसके दोनों टर्मिनल से, मतलब एक तरफ जो प्लस है एक तरफ जो माइनस है, दोनों टर्मिनल से जब धारा प्रवाहित होगी, सॉरी जब दोनों टर्मिनल से कोई वैद्युत परिपथ जुड़ा होगा। अगर एक भी तरफ नहीं जुड़ा होगा, अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर एक भी तरफ तार न टच कराएंगे तो एक तरफ जोड़ दिया तो क्या धारा प्रवाहित होने लगी? नहीं, जब तक दोनों तरफ टच नहीं होगा तो पूरा परिपथ कंप्लीट हो जाएगा, तभी धारा प्रवाहित होगी। तो ये वैद्युत सेल का कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखें बच्चों, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो वैद्युत परिपथ इस प्रकार से बना होना चाहिए। और ये प्रतिरोध क्या है? तो यही जो विद्युत बल्ब लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, टॉर्च लगी हुई है, कुछ भी लगा हुआ है, वो उसका प्रतिरोध होता है। जो भी लगेगा तो भाई वो प्रतिरोध तो होगा ही उसमें, बिना प्रतिरोध के काम तो चलने ही वाला नहीं है। तो प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल भी होते हैं, सब बता दिया, ठीक है? इसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। इस सेल द्वारा जो आवेश को दौड़ाया जा रहा है, तो आवेश को दौड़ाने में ये कार्य कर रहा है वैद्युत सेल, तभी तो आवेश दौड़ रहा है। इसमें आवेश है बच्चों, पहले से आवेश उपस्थित है वैद्युत परिपथ में। आप क्या कहते हैं, एक कापर का तार ले लीजिए और कापर के तार दोनों उसके वैद्युत बल्ब के दोनों तरफ से तार जोड़ दीजिए। ये लीजिए, देखो मैं समझा रहा हूं, फिर से समझ लो, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। ये दो तार कापर के हैं, मैंने जोड़ दिए इस प्रकार से, ये लो। अब इन दो तारों में क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है? है। आवेश नहीं है? है। वही मुक्त इलेक्ट्रॉन तो आवेश है। लेकिन जैसे ही इनको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये लो जोड़ दिया, प्लस माइनस, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बैटरी की ओर दौड़ने लगे। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी की ओर दौड़े तो बैटरी से ऊर्जा लेकर के सेल से ऊर्जा को भरा और फिर पहुंचे बल्ब के पास, बल्ब को दिए, बल्ब ने प्रकाश उत्पन्न किया, फिर ये क्रम लगातार दौड़ते रहते। तो वैद्युत सेल द्वारा क्या किया जा रहा है? आवेश को दौड़ाया जा रहा है। आवेश को बस दौड़ाने का काम वैद्युत सेल कर रहा है, बाकी आवेश कहीं से उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। आवेश को कहीं से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। तो आवेश तो इसके अंदर था ही पहले से, बस उसे वो दौड़ा रहा है, उसे दौड़ा रहा है। तो आवेश को दौड़ाने में, या कह लो विद्युत धारा, आवेश दौड़ेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में इस विद्युत सेल द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सर सवाल कैसे पूछेगा? यहां से तो देखो कैसे सवाल नहीं पूछेगा। यहां से सवाल विद्युत वाहक बल से पूछेगा तो इसकी परिभाषा पूछेगा, तो ये यहां से सवाल नहीं पूछेगा, यहां से आपके सवाल नहीं आते। प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल से अगर आता भी है तो प्राथमिक सेल वे हैं जो एक बार डिस्चार्ज होने पर, या कह लो निरावेशित होने पर आवेशित नहीं किए जा सकते। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जो पुनः आवेशित किए जा सकते हैं। सिंपल चीजें आएंगी, यहां से आपको कुछ ज्यादा आना नहीं है, बस कुछ भी नहीं आना है। यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत सेल होता है, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, वो भी विद्युत सेल होता है। वो चीजें आप विद्युत सेल के लिए बोल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान। और कुछ नहीं पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोड से संबंधित, यहाँ से संबंधित आपकी बातें नहीं पूछी जाएंगी। बहुत ज्यादा इनकी रिएक्शन, इन पे वैद्युत अपघट्य कौन कौन से यूज होते हैं, जिंक सल्फाइड, ZnSO4 या H2SO4 कैसे कैसे, वो सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। बात समझ गए भाई? परेशान ना हो आप लोग, उसके कॉन्सेप्ट में ना जाए, केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट में, फिजिक्स में लौट के आए। अब अगर आवेश दौड़ रहा है तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने में ही सेल द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये एक प्रकार का कार्य है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। मान लो परिपथ में Q कूलाम का आवेश है, मान लेते हैं परिपथ में Q कूलाम का आवेश है, तो Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में
प्रवाहित करने में किया गया कार्य जो है प्यारे बच्चों वो कितना है, मैंने मान लिया W है। किया गया कार्य बराबर कितना, W। किया गया कार्य बराबर प्यारे बच्चों कितना, तो किया गया कार्य बराबर W। लेकिन मैं कहूं एकांक कूलाम के आवेश को, क्यों कूलाम का आवेश तो परिपथ में बहुत सारा आवेश है ना, वो टोटल है Q। एक कूलाम आवेश को मैं एक कूलाम की बात कर रहा हूं, एकांक कूलाम, एक लिखो या एकांक लिखो, बात एक ही है। एकांक कूलाम के आवेश को, तो Q, ये जो Q था ना पक्षांतर होकर इधर पहुंच जाएगा, तो एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में ये पूरा नहीं लिखूंगा, किया गया कार्य बराबर होगा W अपान में Q। अब W अपान में Q याद करिए, और कहां पढ़े थे, वैद्युत विभव में पढ़े थे, V बराबर W अपान में Q, V बराबर W अपान में Q भी पढ़े थे, याद करें। तो वही प्यारे बच्चों यहां भी होगा, वही यहां पर भी होगा, W अपान में Q, यही सेल का विद्युत वाहक बल होता है प्यारे बच्चों, यही जो किया गया कार्य है यही सेल का विद्युत वाहक बल होता है। यहां पर लिख देंगे सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल मतलब किससे डिनोट करते हैं, E बराबर, तो क्या होगा W अपान में Q हो जाएगा, यही सेल का विद्युत वाहक बल है। ठीक है, इसे हम परिभाषित इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अगर Q को 1 माने तो प्यारे बच्चों हम इस प्रकार से लिखते हैं कि एकांक कूलाम के आवेश को, एकांक कूलाम जो इधर लिखा हुआ है ना, जो ये इधर लिखा हुआ है, एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, जो यहाँ पर फार्मूला आया। एकांक कूलाम के आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को, बहुत रटना नहीं है, प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, यही सेल के विद्युत वाहक बल की भी डिफिनीशन हो गई। सेल का विद्युत वाहक बल कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है, याद रखेंगे। यह कैसी राशि है प्यारे बच्चों, तो यह एक अदिश राशि है, ठीक है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, समय हो गया इसलिए थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहे हैं। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों ये क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है, कार्य है। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का कार्य है, ये नहीं समझना बल है, विद्युत वाहक बल एक प्रकार का कार्य है, एक प्रकार का कार्य है। ठीक है, एक प्रकार का कार्य है। बस इसकी विमा, इसका मात्रक प्यारे बच्चों निकाल लीजिए। सब आप लोग जैसे विभव का होता है ना, ठीक वैसे ही इसका भी होता है। मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, आप लोग इसे निकाल सकते हैं, निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। E बराबर W अपान में Q, W मतलब कार्य का मात्रक जूल, Q कूलाम, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, जिसे हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, जूल प्रति कूलाम, क्योंकि विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है ना, तो इसे भी तो वोल्ट ही बोलेंगे, वोल्ट। इसकी विभव खुद निकाल सकते हो, जैसे विभव की विभव वैसे ही इसकी भी विभव। अब ये किन कारकों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है, कल बात करेंगे। आज हम लोगों ने क्या सीखा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज हम लोगों ने कार्बन प्रतिरोध तो पूरा वो सीखा ही, उस पर आधारित सवाल भी लगा लिया, एक ठो और रिवाइज किया था फिर से उसको। विद्युत सेल सीख लिया कि विद्युत सेल में 2 प्लेटें होती हैं, एक कैथोड एक एनोड, जिस पर एक में ऋणावेशित आता है, एक में धनावेशित धनावेश आ जाता है। इसमें जो रासायनिक पदार्थ भरा होता है उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये जो 2 छड़ें वैद्युत रासायनिक सेल में जो डूबी होती हैं उन्हें धात्विक छड़ें कहते हैं, जो इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। जब इन धात्विक छड़ों के मध्य कोई वैद्युत परिपथ जोड़ते हैं तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब वो वैद्युत परिपथ में हम कुछ भी जोड़े, चाहे फ्रिज जोड़े, चाहे कूलर जोड़े, जो भी। अब यहाँ पर ये नहीं कहेंगे सर सेल से फ्रिज चलाइए, अरे बात मेरी विद्युत ऊर्जा का तात्पर्य ये है। आप रेडियो जोड़ दीजिए, आप माइक जोड़ दीजिए, जो भी चलता है तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत सेल द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें और मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।